अच्छा बच्चों, तो आज यूनिट 1 बी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 बी के अंदर विल बी स्टार्टिंग एक्सचेंज रेट्स, बल्कि इनफैक्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा दोबारा से रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ मैं इसको, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखो, यूनिट 1 बी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं हर क्लास में जो है ना एक जैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक मरतबा हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, एक मरतबा हमने जो है लास्ट क्लास में किया था हायर परचेज, और थोड़ा सा एक्सचेंज रेट भी टच किया था। एक मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ किया था। इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके सारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किसी भी टॉपिक में नहीं आती होंगी, मतलब वन ऑफ भी होंगे इस तरह की कुछ चीजें। ठीक है, खैर एक्सचेंज रेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर जब भी आप किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड। और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई। मतलब करेंसी की बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर $1 जो है, $1 इजिकल्स टू 160 रुपीज है। तो अगर मैं डॉलर से रुपीज में जाऊंगा तो क्या होगा, बड़ी करेंसी कौन सी, डॉलर या रुपीज? डॉलर। तो डॉलर से रुपीज में जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। और छोटी करेंसी से बड़ी करेंसी में जाएंगे तो डिवाइड। अगर मैं कहूँ मेरे पास जो है कहते हैं $500 हैं, बताओ मुझे कितने रुपीज मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 160, तो पता चल जाएगा कितने मिलेंगे, 8,000 रुपये। ठीक है ना, 16 इंटू 5, 8,000 नहीं, 80,000, सॉरी 80,000 मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऑन द अदर हैंड मुझे ये कोई कहे कि भाई मेरे पास जो है रुपीज 20,000 है। ठीक है, तो बताओ कि मुझे जो है कितने डॉलर्स मिलेंगे इसके। क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइडेड बाय 160 को डिवाइड करके बता दे मुझे क्या आएगी वैल्यू, 125। 125। तो $125 मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है जब भी आप बड़ी करेंसी से छोटी में जाते हो तो मल्टीप्लाई, और छोटी करेंसी से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और तरीका ये है कि मैं ये बोलूँ कि ये तरह लिख लूँ मैं, $1 इजिकल्स टू 160 रुपीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, वो मेथड क्या है कि मैं ये देखूँ कि भाई कितने $500 हैं, डॉलर के नीचे डॉलर आ जाएगा और रुपीज के नीचे रुपीज। रुपीज निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको हमेशा एक्स रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x इजिकल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 500, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका कितना, 80,000। अच्छा, ऑन द अदर हैंड रुपीज से डॉलर में अगर जाना है, रुपीज टू डॉलर, मतलब ये 20,000 वाला है, तो क्या होगा, 1 के सामने 160। अच्छा, 1 के नीचे लिखेंगे डॉलर्स। डॉलर्स तो हमें निकालने हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसको एक्स रख देते हैं। और रुपीज हमें गिवन है कितने हैं, 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल्स टू 160 एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 125। मतलब दो मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे, बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाओगे तो मल्टीप्लाई, छोटी करेंसी से बड़ी करेंसी में जाओगे तो ठीक है, डिवाइड। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये होगा कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका सीख लो। उसमें क्या है, आपने रेट लिख दिया, $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज है। तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में डॉलर के नीचे डॉलर आना चाहिए, रुपीज के नीचे रुपीज। जो चीज अननोन होगी उसको एक्स रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सबको? ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। यस, एनी कंफ्यूजन्स? In a restaurant, prices were reduced by 30%. After reduction, a meal of braised whole shark's fin with crab meat cost $28। ठीक है, एक मील है जो कि डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ रहा है, $28 का। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मील बिफोर द डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले इसकी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। याद रखना, जब भी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब बैकवर्ड जाना होता है, आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होती है, मतलब ओल्ड वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम ये कहेंगे ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%। ठीक है, जो हमें निकालनी है दैट इज 100%। मैं बोलूंगा कॉस्ट, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 100%, 30% का इसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कितना बचेगा, 70%। ठीक है, इसका मतलब है 70% क्या है, इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है बच्चों, अगर 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी होगी, 70%।
अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरह लिखूंगा मैं कि ये जो मुझे दिया हुआ $28, ये $28 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, 70% को। 28 के सामने लिखेंगे 70। और मुझे क्या निकालना है? मुझे ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। जो चीज निकालनी होती है उसको एक्स रख देते हैं, विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी परसेंटेज? 100। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स 100%। आई रिपीट वंस अगेन, देखो ये 28 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 70% को, और एक्स रिप्रेजेंट करेगा 100% को। $40। $40। ठीक है, तो ये आपके आ गए ओरिजिनल प्राइस। फिर आते हैं पार्ट बी पर। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड एंड डॉलर इज 1 pound is equal to $2.5. Calculate the cost in pounds of this $28 meal. अब क्या करेंगे, $28 का जो मील है उसको किस में करना है? पाउंड्स में कन्वर्ट। अब पाउंड डॉलर में से बड़ी बड़ी करेंसी कौन सी है? पाउंड। एक पाउंड में $2.5 आ रहे हैं, इसका मतलब पाउंड इज बिगर करेंसी, ज्यादा बड़ी करेंसी है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, ये छोटी करेंसी से बड़ी में जाना, डिवाइड करना पड़ेगा। $28 का है, डिवाइडेड बाय 2.5 करूंगा तो आ जाएंगे पाउंड कितने बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। पेपर 1 का क्वेश्चन है तो आप ये कर दोगे 280/2.5 कर दो। अच्छा 2.5 तो ऑलरेडी था, मैंने क्या किया, जैसे मैंने कोई एक जीरो आगे एक स्टेप आगे ले जाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 25 सॉरी। ठीक है, 280/25। अब सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल करो, 5 5 और 5 20 100 होता है, 40 और 16 56 हो जाएगा। 56/5 11.2 तो आंसर है, लेकिन वो आप कैलकुलेटर से करके बता रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ऐसे करेंगे, देखो 56 आखिर पढ़ाया किसने इसको, देखो 5 11 55, एक बच गया, डेसिमल लगा देंगे, फिर 0 आ जाएगा, 5 2 ठीक है। चलो ठीक है, तुम ले लो, तुम कोई मसला नहीं है। क्रेडिट गोज टू मिस्टर अरीब, जिसके कभी खुद मैथ्स में 5 से ऊपर नहीं है। 5 भी ज्यादा है, 1 2 ही आते हैं। बताने के काबिल नहीं था ना, इसलिए नहीं बताया। नहीं, मैंने आपकी इज्जत बचाई है। हाँ वो चलो अभी इस दफा बताऊंगा, अभी अभी टेस्ट होने तो फिर बताऊंगा। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट कवर होंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें और कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लें प्लीज। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पहले आप लोग एक दफा क्वेश्चन रीड कर लें ताकि आपको आंसर पे समझ में आए जब मैं सॉल्व। डेनिस, Elaine and Michael went on a holiday to America. The exchange rate between American dollars and British pounds was $1.60 to £1. To change the money, the bank charged a fixed amount of $3 plus 2% of the number of pounds changed. Calculate the amount the bank charged Dennis to change her pound 400. 400 पाउंड उसको चेंज करने थे, तो अब बैंक कितना पैसा बैंक चार्ज करेगा? क्या है रूल बैंक का? 3 पाउंड तो फिक्स वो लेगा ही लेगा, और उसके अलावा 2% ऑफ द अमाउंट नंबर ऑफ पाउंड चेंज, तो 400 का 2% लगाओ। सर आप पार्ट ए भूल गए लगता है। पार्ट ए एक लाइन मिस हो गई। डेनिस चेंज $400 इन, अच्छा सॉरी, डेनिस चेंज पाउंड 400 इनटू डॉलर्स। कैलकुलेट हाउ मच डॉलर्स ही रिसीव। अच्छा ये जो बैंक का रेट है ये अगले पार्ट में आ रहा है, अभी नहीं करना। फर्स्ट पार्ट में इट्स सिंपल, क्या है कि $1.60 जो है वो बराबर है पाउंड 1 के। ठीक है, आपको क्या करना है, 400 पाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है? डॉलर में, मतलब मल्टीप्लाई होगा। पाउंड बड़ी करेंसी है, डॉलर छोटी करेंसी है,
तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो जाएगा? 640. $40. $640 को मिलेंगे। अच्छा, ये पार्ट ए हुआ है। अब पार्ट बी में क्या बोला है? टू चेंज द मनी द बैंक चार्ज अ फिक्स अमाउंट ऑफ $3 प्लस 2% ऑफ द नंबर ऑफ पाउंड चेंज। पार्ट बी में बोल रहा है कि भाई बैंक वालों ने क्या किया है, एक तो जो है $3 चार्ज करेंगे और 2% ऑफ द अमाउंट, 3 पाउंड सॉरी, तो कितने 400 का, 400 में से 400 का पहले 2% लगाओ, $8, और इसके अलावा $3 और 3 पाउंड और, सॉरी बार डॉलर बोल रहा हूँ मैं, टोटल 11 पाउंड जो है आपके क्या हो जाएंगे? ये तो 11 पाउंड तो बैंक वाले डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? कैलकुलेट द अमाउंट द बैंक चार्ज्ड हर टू चेंज पाउंड 400। 400 पाउंड चेंज करने का है तो बैंक ने क्या किया? 11 पाउंड तो बैंक ने अपना क्या कहते हैं कमीशन ले लिया, जो भी है। अच्छा, द बैंक देन चार्ज्ड एलेन $15 टू चेंज हर मनी। द बैंक देन चार्ज्ड एलेन £15 टू चेंज हर मनी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाउंड शी चेंज्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये तो किसकी? डेनिस की बात हो रही है। डेनिस ने कितने पाउंड चेंज करवाए? 400 पाउंड चेंज करवाए। जब 400 पाउंड चेंज करवाए तो उसको कितने के डॉलर का कितने पाउंड का कमीशन लिया बैंक ने उससे? 11। आई रिपीट वंस अगेन, 400 पाउंड चेंज कराने पे 11 पाउंड का कमीशन ले लिया बैंक ने। अब उसको कितने पाउंड चेंज कराने पड़ेंगे कि उसको $15 का कमीशन देना पड़े, 15 पाउंड का कमीशन देना पड़े। The bank charged Elaine $15 to change her money. बैंक ने जो है वो एलेन से कितना चार्ज किया है? 15 पाउंड। नहीं, इसका तरीका ये है सर पहले आप कि हम ये बोलते हैं कि 15 पाउंड में से 3 पाउंड तो फिक्स्ड होंगे, ठीक है। कितने बचे? 12। मतलब ये जो 12 पाउंड है ये क्या है? 2% ऑफ द अमाउंट है। जितने पैसे चार्ज कराए होंगे उसका 2% क्या होगा? 12 होगा। तो मतलब जो भी इसका अमाउंट है, जितने पैसे भी इसने चेंज करवाए हैं, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 2% से करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 12। तो अब क्या होगा? ये 2% वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2% का मतलब क्या होता है? 2/100, 600 हो जाएंगे। ये वहाँ जाके चले जाएंगे तो x = 2 हो जाएगा 12 × 100/2, 600। इसका मतलब है इसने कितने पाउंड चेंज कराए होंगे? 600 पाउंड। अलग अलग बंदे हैं ना, पहले तो वो डेनिस था और ये एलेन है, दो सेपरेट पर्सन है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो गई हो तो। देखो, सिंपल सी बात ये है, पहले इन्होंने डेनिस का बताया, डेनिस के बाद 400 पाउंड थे, उसने चेंज कराया तो बैंक वाले कितना चार्ज करेंगे उससे? 400 पाउंड के ऊपर क्या हुआ? 400 का 2% लगाया, 8 पाउंड आए, और इसके अलावा 3 पाउंड बैंक ने एक्स्ट्रा लिए, टोटल 11 पाउंड बैंक ने चार्ज कर लिए उससे, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है कि भाई अब ये दूसरा एक और पर्सन है, दैट इज एलेन। एलेन से बैंक ने कितने चार्ज किए? 15 पाउंड चार्ज किए। बताओ उसने कितने पैसे चेंज कराए होंगे? तो अब इसका तरीका क्या है कि एलेन के लिए जो है कहते हैं, इसने मैंने ये क्या 15 पाउंड टोटल चार्ज किए, 15 में 3 पाउंड तो फिक्स्ड है, 15 में 3 माइनस कर दिए, कितने बचे? 12। तो ये जो 12 पाउंड है ये क्या है? 2% ऑफ द अमाउंट विच इज चेंज्ड। जितनी अमाउंट उसने चेंज करवाई है उसका 2% है ये, ठीक है। अमाउंट उसकी कितनी है? x है, उसका 2% 12 होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी पाउंड 600। नहीं, टोटल है 15, ठीक है बच्चों। Part C. While in America, they spend a total of $450 on food. The amount spent by Dennis, Elaine, and Michael were in the ratio 7:6:5. Calculate how much Dennis spent on the food. अच्छा, अब जब 3 लोगों के बीच में रेशियो दिया हुआ है तो तीनों को डिवाइड कैसे करेंगे? मतलब 450 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, ठीक है, और किस रेशियो में खर्च किए हैं? 7:6:5। 450 मल्टीप्लाई बाय, इसमें 7 वाला रेशियो किसका होगा? डेनिस का। पहला नाम किसका है? डेनिस है ना। फिर उसके बाद ये 6 वाला रेशियो किसका होगा? एलेन का। और 5 वाला रेशियो किसका होगा? माइकल का, ठीक है। सीक्वेंस में चलना है आपको, सबसे पहले नाम लिखा हुआ डेनिस, फिर एलेन और फिर माइकल, तो उस हिसाब से चलना है आपको। 450 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6 कितने हो गए? 13, 13 और 5 18। इस तरह से फिर 450 मल्टीप्लाई बाय 6/18, 450 मल्टीप्लाइड बाय 5/18,
ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 2 क्वेश्चन है, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स, आंसर निकाल लो तीनों। अपॉन में हमेशा टोटल आता है, तीनों का आता है, जब तीन चीजों में रेशियो वाइज डिवाइड करना होगा तो नीचे अपॉन में टोटल आएगा। क्या रहा पहले का 175 1, 175 दूसरे का सेकंड वाले का कितना बेटा, थोड़ा जल्दी दे प्लीज, फास्ट। 150 150 125 टोटल मिलाएंगे तो 450 बन जाएगा। ये पार्ट सी तक हो गया। अच्छा भाई, अब चलते हैं पार्ट डी पर। Michael bought a watch for $135. This price included a tax of 8%. Calculate the tax that was paid. माइकल ने जो है एक वॉच ली है $135 की, जिसके अंदर 8% का टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब है ये जो 135 है ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 135 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 108। भाई ये देखो, ये जो 135 है दिस इंक्लूडेड, 135 के अंदर टैक्स शामिल है, तो टैक्स शामिल होता है तो प्राइस बढ़ जाती है कम हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो ओरिजिनल प्राइस होगी 100%, याद रखना, ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%। तो उसके बाद टैक्स लगने से प्राइस 92 थोड़ी हो जाएगी, 108% ना। तो यानी कि आप ये बोलोगे कि ये जो 135 है दिस रिप्रेजेंट्स 108%। हमें क्या निकालना है? हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, टैक्स निकालना है? हमें सिर्फ टैक्स निकालना है। अगर मैं एक्स के सामने 100 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, टैक्स नहीं आएगा। अगर मैं सामने 100 रखूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस करके टैक्स निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर 8 रख दूं तो डायरेक्ट टैक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 100 रखता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी इसकी 135 इंटू 100/108, दोनों करके बता रहा हूँ। वही मैं चाह रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स भी निकाल सकते हो आप लोग। अच्छा, इसको पहले निकाल के मुझे बता दो तो 125 आएगा शायद, और अगर मुझे टैक्स निकालना है तो 135 माइनस 125 10 आ जाएगा, मसला नहीं। एक्स 10 आ रहा है, एक दफा दोबारा कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर निकालो। 135 सही है, 125 तो आ रहा ही है, ये आ रहा है 125। और अगर चाहो तो 125 आ गया, और मतलब टैक्स के बगैर 125 थी प्राइस, और टैक्स के साथ कितनी थी? 135, तो नहीं टैक्स कितने का हो गया? 10 का। तो दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट निकाल लो आंसर। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? 135 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूं तो 135 रिप्रेजेंट कर रहा है 108% को, और 8% निकालना है हमें। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा टैक्स। ठीक है, डायरेक्टली टैक्स ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ तक। ओके, लेट्स मूव ऑन। A sum of money is divided in the ratio 4:3. The longer part is $7.20. Find the smaller part. सिंपल, ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का है। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है जो कि 4:3 में डिवाइडेड है। ये कह रहे हैं कि अगर जो है ये 7.2 जो है ये बड़ा वाला पार्ट है, द लार्जर पार्ट इज 7.2, फाइंड द स्मॉलर पार्ट। कैसे निकालेंगे? अब ये देखो 4:3 में अगर 4 जो है वो 7.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर ही। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहलाता है। कि मतलब अगर आपको पता है कि भाई ये चीज इतना रिप्रेजेंट कर रही है तो बताओगे इतना, मतलब इस 4 वाला रेशियो 4:3 वाला जो रेशियो है, मतलब 4 वाला रेशियो अगर 7.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ 3 वाला रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है ना, किसी चीज के हमने कितने, ये 4 और 3 मिला के कितने हो गए? 7 हो गए ना। मैं कह रहा हूँ भाई किसी चीज के मैंने 7 हिस्से कर दिए हैं, बताओ 4 हिस्से अगर 7.2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 हिस्से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
क्या है देखो 7.2 into 3 upon 4 पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो क्या होगा ये, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 72 upon 40 into 3। ठीक है, अभी कैंसिल करो 4 से, 4 10 जा और 4 10 जा 40 और 4 15 जा 60, 18 आ जाएगा, 4 18 जा 18 3 जा 54 upon 10 5.4। ठीक है, पार्ट बी, express the ratio 700 grams to 1.75 kg in its lowest terms। 700 grams ratio 1.75 kg मतलब 1750 grams। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं कैंसिलेशन करूंगा 70 रेशो 175, 5 से कैंसिल करो, 5 14 और 5 35 हो जाएगा, 14 रेशो 35। और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो ये नहीं होगा, 14 भी 14, हाँ ये 7 हो जाएगा और ये, अच्छा 7 2 और 5, हाँ सही, 2:5, ठीक है, 2:5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं, इसमें एक्सचेंज रेट्स नहीं है, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट्स हमने कितना कर लिया वो काफी है, कहीं कहीं एक्सचेंज रेट बेसिकली पूरा क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट आता है। अब मैं एक्सचेंज रेट के अलावा रेशियो प्रोपोर्शन भी देख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब ज्यादातर वो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ जिनमें रेशियो और प्रोपोर्शन हो। मिस्टर स्मिथ बॉट 3 कंपनीज, अल्फा, बीटा एंड गामा, अ टोटल ऑफ $80 मिलियन। 80 के आगे 6 जीरो हैं, मतलब मिलियन हो गया, ठीक है। टोटल ऑफ $80 मिलियन के इसने 3 कंपनीज खरीद ली हैं, ठीक है। कोई बड़ा ही अमीर आदमी होगा, चलते फिरते कंपनियां खरीद रहा है, ठीक है। द अमाउंट ही पेड फॉर दीज कंपनीज वर इन द रेशो 4:5:7, ठीक है। मतलब टोटल 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 7 16। इसने टोटल खर्चा जो किया है वो कितना किया है, $80 मिलियन का। अच्छा, अब इस $80 मिलियन के अगर मैं 16 हिस्से कर दूं, तो उसमें से 4 हिस्से किसके हैं, अल्फा के, दूसरे 5 हिस्से किसके हैं, बीटा के, और 7 हिस्से किसके हैं, गामा के, ठीक है ना। ये जो रेशियो होते हैं बेसिकली ये पार्ट्स हैं, कि अगर मैं ये तीनों को प्लस करूं, 4 5 और 7, टोटल कितने हो गए, 16 हिस्से हो गए। मैं ये बोलूंगा ये 80 मिलियन जो है, 80 मिलियन की अगर मैं 16 हिस्से कर दूं, मतलब डिवाइडेड बाय 16 कर दूं, तो ये क्या होगा, एक हिस्सा आ जाएगा। अब उसके जरिए मुझे क्या करना है, मुझे अगर निकालना है कि ये अल्फा कितने का खरीदा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। ये डिवाइड करूंगा, ये 80 मिलियन को 16 से, तो एक पोर्शन आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा, और इसके लिए कितने चाहिए, 4 पार्ट। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को रेशो में डिवाइड करना होता है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय जो चीज निकालनी है उसका रेशो, और डिवाइडेड बाय क्या करते हो, टोटल रेशो। आई रिपीट वंस अगेन, गौर से मेरी बात सुनो जरा। जब भी हम किसी चीज को रेशो में डिवाइड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, जिसका निकालना हो मैं। जैसे कि इन तीनों में से 4:5:7 है, अगर मुझे अल्फा का निकालना है, अगर मुझे अल्फा का निकालना है अमाउंट, तो मैं क्या करूंगा, ये 80 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 4, और डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऊपर क्या रखते हैं, जिसका अल्फा का निकालना हो तो ऊपर अल्फा की वैल्यू रखेंगे, और नीचे तीनों को प्लस करके टोटल। फिर हम देखते हैं बीटा, 20 million, आ जाएगा 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/16, और फिर गामा मल्टीप्लाइड बाय 7/16, कितना हो जाएगा ये 20 मिलियन हो गया पहला वाला। दूसरा कितना है, 25 million, और ये तीसरा वाला, 35 million, तीनों को प्लस करेंगे तो 80 मिलियन बनना चाहिए, ठीक है। मैंने तीनों को ही निकाल लिया, इसने बताया, बोला अभी कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ने बोला व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन 80,000 ही पेड फॉर
कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन ही मेड ऑन द सेल ऑफ 3 कंपनीज। कह रहा है इसने जब बेचा है तो उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो 80 मिलियन का इसने खरीदा था, तो 12% लगा, तो सीधा सीधा 80 मिलियन का 12%, ठीक है, 9.6 मिलियन हो जाएगा। When he sold the companies, he made a profit of 12% on the 80,000 he paid for them, ठीक है। Calculate the profit he made on the sale of 3 companies। अलग अलग नहीं निकाल, तीनों का अलग अलग नहीं निकालना है, ओवरऑल निकालना था, ठीक है। अच्छा, फिर when he sold the companies, he made a profit of 25% on alpha, he made a loss of 10% of beta। Calculate the profit he made on alpha। कह रहे हैं जब अलग अलग बेची कंपनियां तीनों, ओवरऑल इसने क्या किया, 12% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन अलग अलग देखा बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अल्फा के ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 20 मिलियन, उसके ऊपर 25% लगाओ, 25% खाली लगाओ, 5 मिलियन आ रहा है। अच्छा, 5 मिलियन का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया इसमें। दूसरे में क्या हो रहा है, 10% का लॉस बीटा में, ये तो अल्फा हो गया, बीटा में 10% का लॉस, बीटा की वैल्यू कितनी थी, 25 मिलियन का 10% लगाओ, यानी कि 2.5 मिलियन, यह है लॉस किसका, बीटा का। यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल क्या हुआ है, 2.5 मिलियन का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल, ठीक है। अल्फा और बीटा का देखा जाए तो अल्फा के ऊपर हमने 5 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और बीटा के ऊपर 2.5 मिलियन का लॉस हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, 2.5 मिलियन का, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है। तीसरा क्या है, गामा। गामा का इसने बताया हुआ नहीं है कितना प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन हमने ऊपर निकाला है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ था हमें, 9.6 मिलियन का। तो इसका मतलब है गामा ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ये 2.5 मिलियन और 9.6 मिलियन का डिफरेंस ले लेंगे ना। देखो ओवरऑल भी यूं भी देख सकते हैं, देखो एक काम ये कर सकते हैं कि ये अल्फा का जो है प्रॉफिट है, दोनों का एक ऐसे भी कर सकते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। चलो, ये इसका प्रॉफिट है अल्फा का, बीटा का क्या है, लॉस है, इसलिए माइनस में लिख रहा हूँ, और गामा का नहीं पता, एक्स रख रहा हूँ, और इजिकल्स टू क्या आएगा, 9.6 मिलियन, 9600,000। तो आप इनको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9.6 में से 2.5 माइनस कर दो तो 7.1 आ जाएगा, ठीक है। तो गामा का जो प्रॉफिट हो जाएगा 7100,000, ये आएगा गामा का प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है लेकिन हमें, ये तो गामा का प्रॉफिट है, लेकिन ये परसेंटेज वाइज कितना हुआ, गामा की वैल्यू कितनी थी, 3500 ना, अब परसेंटेज निकालेंगे, 7100 डिवाइडेड बाय 3500 टू 100, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरोस गए, 2 जीरो से 2 जीरोस गए, ये आ गया 71/350 इंटू 100। परसेंटेज निकाल लो प्रॉफिट की, कैलकुलेटर यूज करो, प्रॉफिट की परसेंटेज 20.3। 20.3, चलो अच्छी बात, 20.3%, 20.3%, ठीक है बच्चों। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आखिरी वाला पार्ट। देखो क्या हुआ है, अल्फा से प्रॉफिट कमाया 5 मिलियन का, बीटा में लॉस हुआ 2.5 मिलियन का, गामा में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया ये निकालना था, लेकिन टोटल हमें पता था कितना है, 9.6 मिलियन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्फा को प्लस किया, बीटा को माइनस किया क्योंकि उसका लॉस था, और गामा का प्लस किया, एक्स इजिकल टू 9600,000 रख दिया। यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई मेरे पास 7100,000, ये प्रॉफिट है। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो ये प्रॉफिट को मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, गामा की जो कॉस्ट है वो कितनी, 3500,000, 3500,000, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेटर में डाला, 20.3% आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी डी पार्ट भी है, अभी तो रुको थोड़ा सा। When the previous owner
मिस्टर जोन्स सोल्ड द कंपनीज टू मिस्टर स्मिथ फॉर 80 million. ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%. ये जो प्रीवियस ओनर है मिस्टर जोन्स, जब उसने वो कंपनीज जो है मिस्टर स्मिथ को बेची 80 मिलियन में, तो इसने प्रॉफिट कमाया कितने का? 60% का. कैलकुलेट द अमाउंट मिस्टर जोन्स पेड फॉर द कंपनी. यानी कि ये 80 मिलियन जो है ये कितना है? ये बेसिकली 160% है. ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%. तो मिस्टर जोन्स जो है उसने कितने में खरीदा होगा? 100% में. उसने 60% का प्रॉफिट लगाया. कितना हो गया? 160%. यानी कि ये 160, ये जो है 80 million, this represents 160 million. 80 million represents 160%. Then X will represent 100%. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कैलकुलेटर में डाल के भी निकाल सकते हो. वैसे भी अगर 16, ये 1 से 0 0 कट गया, 16 1 था, 16 5 था 80. ये हो गया 50 मिलियन का इसने लिया है. मिस्टर स्मिथ ने जो है कितने में खरीदा होगा? 50 मिलियन में. ठीक है.